नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनियस क्लासेस में। पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था हरिखाद की परिभाषा व हरिखाद की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। आज अपन पढ़ेंगे कि हरिखाद में के लिए कौन कौन सी फसलें लेनी चाहिए। आज इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। खाद मेन्योर का जो पिछली 2-3 क्लासों से चैप्टर चल रहा था, आज इसको विराम देने की संभावना है। तो आप यहाँ से शुरुआत करते हैं खाद हरिखाद बनाने की। हरिखाद बनाने वाली फसलें कौन कौन सी काम में लेनी चाहिए। तो जो मोस्टली तो है दो फसलें जो सनई और डेचा काम में लेते हैं। मोस्टली कौन सी, सनई और डेचा काम में लेते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सनई है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। सनई का जो बॉटनिकल नेम है वो है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। क्रोटोलेरिया जुन्सिया फैमिली है इसकी लेग्यूमी। लेग्यूम फसल की फैमिली दलहनी फसल है। दलहनी फसल या लेग्यूम फसल भी कहते हैं इसको। दलहनी फसल या लेग्यूम फसल भी कहते हैं इसको। हरिखाद बनाने के लिए हरिखाद बनाने वाली सर्वोत्तम फसल कौन सी है, सनई। सर्वोत्तम हरिखाद बनाने के लिए सबसे अच्छी जो फसल मानी जाती है वो सनई मानी जाती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका जो मुख्य प्रयोग उत्तरी भारत में करते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो इसका मुख्यतः प्रयोग करते हैं उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत के अंदर भी अपने राजस्थान या कह सकते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में करते हैं। राजस्थान या शुष्क क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, सनई का प्रयोग किया जाता है। जो इसकी पलटाई है वो 50 दिन के अंतर्गत की जाती है। पलटाई मतलब पुष्पन अवस्था 50 दिन के अंतर्गत आ जाती है। फिर पुष्पन अवस्था में ही उस पर हल चलाकर मिट्टी पलटने वाले हल से उसको मिट्टी के साथ मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थ मृदा को मिलते हैं। 50 दिन के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। तो एक देख ली सनई का नाम देख लिया, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, दोनों नामों में से कोई सा भी दे सकते हैं। आजकल बॉटनिकल नेम दिया जाता है, साधारण नाम नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो हरिखाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है, तो उसमें ऐसे नहीं आएगा कि सनई डेचा, ये फसलें नहीं आएगी। वहां पर क्या बॉटनिकल नेम पूछे जाते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया। तो इसका नाम है क्रोटोलेरिया जुन्सिया। फैमिली आ गई लेग्यूमिनेसी। फिर आगे सर्वोत्तम खाद बनाने वाली विधि है और इसे नॉर्थ इंडिया या उत्तरी भारत में राजस्थान और शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। मुख्यतः प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और 50 दिन में इसकी पलटाई की जाती है। फिर आ जाते हैं डेचा के ऊपर। डेचा सस्पेनिया एकुलिएटा। सस्पेनिया क्या है बॉटनिकल नेम, सस्पेनिया एकुलिएटा। इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनेसी फैमिली है या लेग्यूम फसल कहते हैं इसको। दलहनी फसल है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण ज्यादा करेगी, तो इसका डेचा का काम में लेते हैं। सस्पेनिया एकुलिएटा बॉटनिकल नेम है, सस्पेनिया एकुलिएटा। अब आगे चलते हैं। इसका प्रयोग दक्षिण भारत में करते हैं। जो सनई थी उसका प्रयोग तो उत्तरी भारत में कर रहे थे, लेकिन डेचा का प्रयोग किसमें करते हैं, दक्षिणी भारत में करते हैं। अब चलते हैं आगे। लवणीय सारीय मृदा में इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः कहाँ पर उगाई जाती है हरिखाद, लवणीय सारीय मृदा में व जलमग्न मृदा में। अब अपन साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पर बारिश सबसे ज्यादा होती है। बारिश वहाँ पर ज्यादा स्तर रहता है, पानी का स्तर भी बहुत ज्यादा रहता है। तो वहाँ पर क्या ऐसी जगह पर ही ये उगाई जाती है डेचा, जो लवणीय सारीय मृदा में या जलमग्न मृदाओं में सर्वोत्तम हरिखाद वाली फसल है। इसकी जो इसकी पलटाई है वो 45 दिन में की जाती है। सनई की पलटाई तो 50 दिन में की जाती है, लेकिन जो डेचा की पलटाई वो 45 दिन में की जाती है। सनई डेचा के बाद में आगे चलते हैं। तो जो सब स्पेशल पॉइंट है जो खाद मेन्योर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक तरफ हेडिंग लगाकर लिख लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उससे अधिकतर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो पॉइंट लिख लीजिए। तो ये आ गया। आगे चलकर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे जो तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसमें होता है, सबसे तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण डेचा में होता है। सबसे ज्यादा तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण डेचा में होता है। और फिर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसका होता है, प्रति हेक्टेयर सबसे तेज जो मतलब समय के अंदर जो तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो डेचा का होगा, लेकिन जो प्रति हेक्टेयर मात्रा के आधार पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण रिज्का का होता है। प्रति हेक्टेयर मात्रा के आधार पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण रिज्का का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना होता है, लगभग ये होता है 194 केजी प्रति हेक्टेयर। 194 केजी प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। रिज्का का नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण रिज्का का होता है। 194 केजी प्रति हेक्टेयर तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। डेचा की एक प्रजाति है,
डेचा की एक प्रजाति सस्बेनिया रोस्टेटा। सस्बेनिया क्या नाम है? सस्बेनिया रोस्टेटा। सस्बेनिया जो रोस्टेटा है में जड़ों के साथ साथ तने पर भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की ग्रंथियां उपस्थित होती है। जो गांठें उपस्थित होती है जड़ों के साथ साथ कहां पर होती है? तने पर भी पाई जाती है सस्बेनिया रोस्टेटा की। सस्बेनिया रोस्टेटा की जड़ों के साथ साथ तने पर भी पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है? दोहरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। क्या होता है? दोहरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और एक दूसरी प्रजाति है सस्बेनिया एस्काइनोमन। सस्बेनिया एस्काइनोमन जो प्रजाति है इसमें भी दोहरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। तो ये दो प्रजाति है, एक तो आ गई सस्बेनिया रोस्टेटा और दूसरी आ गई सस्बेनिया एस्काइनोमन जो प्रजाति इसमें भी दोहरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। इसमें जो तना जड़ों के अंदर जो लेग्यूम फसलों में अपन देखते हैं जड़ों में जो ग्रंथियां पाई जाती है वो तो पाई जाती है जड़ों में, इसमें भी जड़ों में पाई जाती है, लेकिन जड़ों के साथ साथ इन दोनों प्रजातियों में तने पर भी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली ग्रंथियां पाई जाती है, तो इसे दोहरा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, एक आ गया ग्लिसरीडिया की पत्तियां। ग्लिसरीडिया की जो क्या है पत्तियों का प्रयोग लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार में किया जाता है। लवणीय व क्षारीय मृदाओं के जो सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीडिया की पत्तियों का। इसका प्रयोग किया जाता है ग्लिसरीडिया की पत्तियों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए यहाँ पर। पूरे चैप्टर का जो सार है जहाँ से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना रहती है वो बता दिया। सबसे जो तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है मेखा इसमें डेचा में होता है सबसे तेज नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा में रिजका का होता है जो करीबन 194 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से होता है। फिर आगे चलते हैं, एक डेचा की प्रजाति सस्पेनिया रोस्टेटा के अंदर तने के साथ उसमें भी पाई जाती है, तने के साथ जड़ों के साथ तने में भी ग्रंथियां पाई जाती है। एक सस्पेनिया एस्काइनोमन जिसमें भी जड़ों के साथ तने में भी पाई जाती है। और ग्लिसरीडिया की जो पत्तियां हैं, ग्लिसरीडिया की पत्तियां लवणीय व क्षारीय मृदाओं के सुधार में प्रयोग किया जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हरी खाद देने की जो विधियां होती है, हरी खाद क्या होती है, हरी खाद के बारे में पढ़ने जान ले, विशेषता क्या होती है, कौन कौन सी फसलों से हरी खाद दी जाती है। अब देखते हैं हरी खाद देने की जो विधियां होती है, कौन कौन सी विधियां हरी खाद देने की। एक तो है इन सीटू, एक होती है अक्स सीटू। इन सीटू तो होती है स्वस्थानीय संरक्षण और अक्स सीटू होती है बाह्यस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण में देखते हैं कि जो जिस खेत में उगाया जाता है, जिस खेत या स्थान में उगाया जाता है वहीं पर उस फसल को मिट्टी पलटने वाले हल से दबा दिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है? स्वस्थानीय जो हरी खाद देने की विधि हो जाती है। फिर आ जाती है अक्स सीटू में क्या होता है कि इसमें फसल को बाहर से लाया जाता है, बाहर से कहीं से भी मतलब दूसरे स्थान पर फसल को तैयार किया जाता है तथा उसकी पुष्पन अवस्था में खेत के अंतर्गत लाया जाता है और फिर बाद में मिट्टी पलटने वाले हल से उसको दबाया जाता है मिट्टी में। तो दो प्रकार की हो गई, एक्स सीटू इन सीटू और अक्स सीटू दोनों देख लिया। अब आगे देखते हैं जो सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि कौन सी विधि है? इन सीटू सर्वोत्तम विधि है। इन सीटू सर्वोत्तम विधि है, स्वस्थानीय जो विधि है वो सर्वोत्तम विधि है। और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कम मिलता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक मिलता है, समय भी अधिक लगता है इसमें, क्योंकि जो जिस स्थान पर उगाएंगे फसल को उसी स्थान पर जिस स्थान पर उगाते हैं उस स्थान पर फसल को बढ़ा कर फिर वहां पर दबाया जाता है उस फसल को मिट्टी पलटने वाले हल से। तो इस प्रक्रिया में क्या टाइम लगता है, और उसमें क्या बाहर से लाकर तुरंत दबा दिया जाता है तो विच्छेदन का टाइम लगता है, बाकी जो उगाने में जो समय लगता है वो बच जाता है। तो इसमें समय भी अधिक लगता है, नाइट्रोजन भी अधिक मिलती है, क्योंकि जो इसको एग्जाम्पल में अपन देखते हैं जो सनई है, डेचा है, गवार है, कौन कौन से एग्जाम्पल होगी? सनई, डेचा, गवार इन सीटू में। फिर आते हैं अक्स सीटू में, इसमें नाइट्रोजन जो अक्स सीटू की तुलना में कम मिलता है, नाइट्रोजन इन अक्स सीटू में इन सीटू की तुलना में कम मिलता है, और समय भी कम लगता है, समय क्योंकि बाहर से लेकर आते हैं इसको तो कम लगता है। इसके एग्जाम्पल हो गए नीम और करंज। ये भी याद रखना कि लेग्यूमिनेसी से ही है, लेग्यूम फसल ही है। नीम और करंज भी लेग्यूम फसल है, दलहनी फसलों के अंतर्गत ही आते हैं नीम और करंज भी। तो दोनों विधियां देख ली अपन ने। इन सीटू अक्स सीटू के बाद में आगे देखते हैं कि जो मुर्गी की खाद होती है, अपन ने अब तक जो एनपीके की मात्रा देख ली थी, एफआईएम में देख ली थी, आधा चौथाई आधा,
जो FIM में जो मात्रा होती है नाइट्रोजन फास्फोरस NPK की जो मात्रा होती है वो होती है आधा चौथाई आधा। फिर जो वर्मी कंपोस्ट थी, वर्मी कंपोस्ट में देख लिया था 3:1:2, यानी कि 312 जो वर्मी कंपोस्ट की देख ली थी। और फिर अब आगे चलते हैं, जो मुर्गी की खाद होती है उसमें NPK की मात्रा कुछ 2-1 खादें रह गई है जिनमें NPK की मात्रा क्या क्या होती है वो देख लेते हैं। जो NPK की मात्रा होती है मुर्गी की खाद में वो होती है, नाइट्रोजन तो होता है 3.03%, फास्फोरस होता है 2.63%, फिर पोटेशियम होता है 1.40%। फिर आगे चलते हैं, जो बकरी व भेड़ की जो खाद होती है उसमें NPK की मात्रा होती है, इसमें 3:1:1.5 होती है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा 3% होती है, फास्फोरस की मात्रा 1% होती है, पोटेशियम की मात्रा 1.5% तक होती है। और आगे चलते हैं, जो नाइट सोइल, नाइट सोइल के अंदर, नाइट सोइल क्या होता है? नाइट सोइल होता है जो मानवमल से जो निर्मित खाद होता है, मानवमल द्वारा जो निर्मित खाद होता है उसे क्या कहते हैं? नाइट सोइल कहते हैं। तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसमें नाइट्रोजन की ही मात्रा होती है, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा नहीं होती है, नगण्य नहीं होती है, या कह सकते हैं कि निम्न मात्रा में होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है? 5% तक होती है। किसमें होती है? जो नाइट सोइल होती है, जो मानवमल से जो निर्मित खाद होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा 5% तक होती है। अब अपन ने शुरू के अंदर वर्गीकरण में देख लिया था, वर्गीकरण का जो फर्स्ट पार्ट था जो अपने वर्गीकरण में देखा था, एक तो स्थूल कार्बनिक खाद, एक सांद्रित खाद। तो स्थूल कार्बनिक खाद में अपन ने शुरू से देख लिया, FIM देख लिया उसके एग्जाम्पलों में, उसके बाद में हरी खाद देख ली अपन ने, कंपोस्ट देख लिया अपन ने, और वर्मी कंपोस्ट देख लिया। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये मुर्गी की खाद, बकरी का, इनमें से क्वेश्चन ओनली सिर्फ NPK में से बनेंगे, बाकी जो डीपली बनानी चाहिए थी वो डीपली बता दिए। अब आगे चलते हैं, जो सांद्रित खाद है, 2 प्रकार की खादें देखी थी अपन ने शुरू में, 2 भागों में वर्गीकृत किया था। फर्स्ट किया था स्थूल कार्बनिक खाद और दूसरे में सांद्रित कार्बनिक खाद। तो जो स्थूल कार्बनिक खाद थी उनके एग्जाम्पल सारे अपन ने देख लिए। अब देखते हैं सांद्रित कार्बनिक खाद। सांद्रित कार्बनिक खाद को क्या 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, एक तो खाद्य कलियां और एक अखाद्य कलियां। जो खाने योग्य काम में ले सकते हैं वो तो खाद्य कलियों में आ गए, अखाद्य कलियों में इनमें ओनली सिर्फ नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाती है। जो नाइट्रोजन होती है एग्जाम में जो भी पूछी जाती है नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाती है, बाकी इनमें से आगे और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कुसुम। कुसुम में होती है सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना। जो कुसुम होता है, कुसुम में नाइट्रोजन की मात्रा तो 7.9 होती है, लेकिन ये किसमें होती है? जो छिली हुई कुसुम होती है, जो छिली हुई कुसुम होती है ना, इसमें छिली जो कुसुम होती है, छिली किस्म के जो दाने होते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है 7.9% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। लेकिन जो मूंगफली के अंदर होती है 7.2% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। ये एग्जाम में पूछी जाती है। अगर स्पेशली ऐसे करके पूछेगी छिली हुई कुसुम, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और उसमें छिली हुई कुसुम अगर एग्जाम में दिया हो तो उसको टिक करेंगे। लेकिन अगर साधारणतः दिया गया हो कुसुम या मूंगफली तो उसमें से मूंगफली को टिक करना होगा, क्योंकि मूंगफली डायरेक्ट 7.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन छिली हुई कुसुम के अंतर्गत 7.9% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। आगे चलते हैं कपास। कपास के अंतर्गत 6.4% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। फिर आगे चलते हैं तिल। तिल के अंतर्गत 6.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 6.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अलसी के अंदर 3.9% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 3.9% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अब चलते हैं अखाद्य कलियों पर। ये तो अभी खाद्य कलियों की, इसमें से ये 2 मोस्ट अधिकतर ये पूछी जाती है। जो कुसुम है, कुसुम के अंदर 7.9% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कौन सी कुसुम में? छिली हुई कुसुम में। फिर आगे चलते हैं मूंगफली। मूंगफली में 7.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, एग्जाम में पूछी जाती है सर्वाधिक इसमें। अब तक जो पूछा गया है इसी से पूछा गया है, सर्वाधिक इसी को टिक किया गया है। फिर आगे चलते अखाद्य कली। अखाद्य कली में नीम की जो कली होती है उसकी 5.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अरंडी में 4.2% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। महुआ में 2.5 से 3.5% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और करंज के अंतर्गत 2.5 से 3% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ये पूरा अपने नाइट्रोजन की जहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, पूरे नाइट्रोजन पूरे जो चैप्टर में से इनमें से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ये आगे मूंगफली सर्वाधिक है,
इसमें 6 में ये आ गया जो नाइट सॉइल खाद होती है उसमें 5% तक नाइट्रोजन होता है। सांद्रित खाद में खाद्य खलियों अखाद्य खलियों के बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में अगला पॉइंट देखते हैं पर नीम का जो मेन्यूर के अंदर खाद के अंदर क्या प्रयोग है, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट रहते हैं इसमें, जैसे अजाडिरेक्टिन हो गया। अजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है, निम्बाडीन पाया जाता है, निम्बेसिडीन पाया जाता है, ये तत्व पाए जाते हैं और इससे यूरिया भी बनता है, नीम लेपित यूरिया बनता है, एनसीयू नीम कोडेट यूरिया, नीम लेपित यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? 46% नाइट्रोजन होती है, 46% तक नाइट्रोजन होती है। नीम लेपित यूरिया सबसे बेस्ट माना जाता है। जो सामान्य यूरिया होता है उसकी तुलना में नीम लेपित यूरिया को काम में लेना चाहिए, क्योंकि जो नीम युक्त यूरिया का प्रयोग फसलों में N2 के उपयोग की दक्षता को बढ़ा देता है। N2 को जो नाइट्रोजन के उपयोग की जो दक्षता है, जो फसलें जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है उसकी उसको बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। अब वो कैसे बढ़ाता है? जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की क्रिया को कम कर देता है। जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर रहते हैं जो नाइट्रोजन के रूप को परिवर्तित करते हैं, उनकी सक्रियता को कम कर देता है। इस प्रकार इसके उपयोग की नाइट्रोजन के उपयोग की दक्षता को क्या बढ़ा देता है। फिर आगे चलते हैं, विभिन्न खाद्यों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाएंगे। ये लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाइट्रोजन एनपीके तो देखते आ रहे थे, नाइट्रोजन सभी में देखा था। उसके बाद में और कौन कौन सी खाद्य है जिनमें नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे हो गया रक्त चूर्ण, जो ब्लड मील है, ब्लड मील में पाया जाता है 10 से 12% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 से 12% नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर चलते बोन मील, जो हड्डियों का चूर्ण होता है उसमें पाया जाता है 25 से 30% तक फास्फोरस पाया जाता है। नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर गलती मत करना। 25 से 30% तक क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। बोन मील हड्डी में फास्फोरस पाया जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। जो मीट मील, जो मांस का चूर्ण होता है, जो मीट मील होती है उसमें 10 से 11% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। यहाँ पर वापस नाइट्रोजन आ गया। ब्लड मील में भी नाइट्रोजन आ रहा है, लेकिन हड्डियों का बोन मील में तो 25 से 30% तक फास्फोरस पाया जाता है। फिर देखते हैं मछली की खाद। मछली की खाद में 4 से 10% तक तो नाइट्रोजन पाया जाता है, 4 से 10% तक तो नाइट्रोजन पाया जाता है, और 3 to 9% तक फास्फोरस पाया जाता है। 3 to 9% तक क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। और आगे आखिरी देखते हैं गवार की खाद। गवार की खाद में क्या पाया जाता है? 6 to 7% तक तो नाइट्रोजन पाया जाता है, और जो ये होता है 11 से 14% तक क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। 11 से 14% तक फास्फोरस पाया जाता है। तो खाद और मेन्यूर में देख लिया अपन ने, खाद का पूरा चैप्टर देख लिया, 2 भागों में वर्गीकृत किया था। शुरू में एक बार वापस रिवीजन कर देता हूँ मैं। खाद की विशेषता देख ली थी अपन ने, फिर 2 भागों में बांटा था, एक तो स्थूल कार्बनिक खाद है, एक सांद्रित कार्बनिक खाद। स्थूल कार्बनिक खाद में अपन ने देख लिया था, सर्वप्रथम FIM गोबर की खाद देख ली थी, उसके बाद में कंपोस्ट देख लिया था, फिर वर्मी कंपोस्ट देख लिया था, वर्मी कंपोस्ट केचुए के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में अपन चले थे जो सांद्रित कार्बनिक खाद्य है। सांद्रित कार्बनिक खाद में जो किन किन में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा किसमें ज्यादा है किसमें कम है। मूंगफली के अंदर 7.2% तक नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें डीपली पढ़ाने की आवश्यकता थी, मैं सारे में डीपली चीज बताइए, और जो इनमें जहां तक संभावना है पूरे पॉइंट ऐड करने की कोशिश की है। और अभी अगर कोई चीज छूट गई होगी तो लाइव जो क्वेश्चन आंसर होगी उसके अंदर वापस देख लेंगे।